हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर आ गई आपके सामने आपके मध्य में एक नए सेट के साथ। तो सबसे पहले वेलकम टू योर ऑन चैनल ERC एजुकेशन रिसर्च सेंटर। हम एजुकेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में हमें नए से नए पेपर मिल रहे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे, और इससे आप अच्छे से अच्छे परसेंटेज बना लेंगे और जितनी आपकी तैयारी है वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरुआत कराते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं हमारा विज्ञान सेट डी। जैसा कि हम इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं, इसका पूर्णांक है 75 अंक का। समय आपको 3 घंटे मिलने वाला है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव वाले। 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है, जहां आवश्यक हो सच एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो पहला आपका प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास और चारों में से कोई सा एक आपका सही है। पहला है आपका CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में है। हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड आपका है यहाँ पर, और जो कि जल है उसकी अभिक्रिया हो रही है, और यहाँ पर क्या मिलकर बाहर आ रहा है आपका CaOH2, जो कि आपका ये देखना है आपको। ये काय का सूत्र है, आप मुझे जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन पे जाकर। ठीक है, तो ये जो उष्मा और प्लस उष्मा भी यहाँ पर निकल रही है। देखिए यहाँ पे उष्मा का भी निकल रही है। जहाँ पर उष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ से आप थोड़ा सा गैस लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 यौगिक मिलकर एकल यौगिक बनाते हैं। बिल्कुल संयोजन दिख रहा है ना। उष्माशोषी में क्या होता है, उष्माक्षेपी सॉरी ये उष्माक्षेपी लिखा हुआ है, इसमें दोनों मिक्स करके हो गया, लेकिन उष्माक्षेपी लिखा हुआ है, उष्माक्षेपी। और उष्माक्षेपी में क्या होता है आपका, उष्मा निकलती है, जबकि उष्माशोषी में उष्मा का शोषण होता है। तो देखिए जहां पर एकल यौगिक बन रहा है और साथ में उष्मा भी निकल रही है, तो ये दोनों के दोनों हुए या नहीं हुए, बिल्कुल ये दोनों ही हुए हैं। अब कोई विलयन लाल लिटमस को गीला कर देता है तो इसका संभवतः पीएच होगा। तो इसका पीएच क्या होगा, बिल्कुल कितना होगा, 10। कितना होगा, 10। साथ साथ उत्तर देखते हुए चलेंगे हम। अगला है आपका, अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास है म्यूकस। किसके द्वारा, म्यूकस, जिसे श्लेष्म में भी कहा जाता है। यानी कि अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा की जाती है। यानी आपको HCl जो आपकी बॉडी के अंदर से निकलता है उससे किससे रक्षा होती है, इसकी म्यूकस के द्वारा उसकी रक्षा होती है। जी हाँ, म्यूकस। ठीक है, अगला है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी, धातु जो कि रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में होती है, पारा मरकरी। अगला है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि आपको कहते हैं पीयूष को, है ना, मटर के दाने के समान होती है, पिट्यूटराइन ग्रंथि है भी कहते हैं इसे। विद्युत धारा मापक यंत्र है। विद्युत धारा मापक किससे होता है, अमीटर से। किससे होता है, अमीटर से आप उसको माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम इसी के। यौन जनित रोग नहीं है। ठीक है, कौन सा रोग ऐसा है जो यौन जनित नहीं है, तो कौन सा है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस है, HIV है या गोनेरिया है। जी हाँ, तो क्या है इसका आंसर आपका, हेपेटाइटिस। क्या है, हेपेटाइटिस आपका रोग, यौन जनित रोग नहीं है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल कांच भी होता है, जल भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, पर मिट्टी नहीं होती है। तो देखते हैं इसका आंसर हम सारे कितने सही और कितने गलत किए हमने यहाँ पर। ये देखिए सारे ऑप्शन सही है हमारे, उपयुक्त दोनों, 10, म्यूकस, मरकरी, पीयूष ग्रंथि और अमीटर, और साथ में आपका हिपेटाइटिस और मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हमारे। उष्मा द्वारा अपघटन, उष्मा द्वारा अपघटन किसका होता है। ठीक है, उष्मा द्वारा ऊष्मीय अपघटन, उष्मा द्वारा अपघटन ऊष्मीय अपघटन होगा, ऑब्वियस सी बात है। बुझा हुआ चुना, ये भी मैंने आपसे पूछा था ऊपर, आपको सी की मैंने केमिकल रिएक्शन बताई थी, CaOH2 बुझा हुआ चुना है। पित्त किससे संबंधित है, लीवर से संबंधित है पित्त। कार्बन का अपर रूप क्या होता है, हीरा होता है कार्बन का अपर रूप। श्रवणेंद्रिय आपकी क्या होती है, कान है। प्रतिरोधकता का मापन क्या है, ओम मीटर है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है, और पश्च दृश्य दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। देखिए क्या बिल्कुल सही है क्या, उष्मा अपघटन आपका ई वाला आएगा इसके अंदर। बुझा हुआ चूने में आपका F वाला आने वाला है। पित्त आपका लीवर से संबंधित है। कार्बन का अप्रूप हीरा है। श्रवणेंद्रिय आपकी कान है। प्रतिरोधकता का मापक ओम मीटर है।
हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन से हो रहा है और पशु दृश्य आपका उत्तल है। क्या हमारा आंसर सही है? हम एक बार मैच कर लें इसे। उष्मीय अपघटन CaOH2, लीवर, हीरा, कान, ओमीटर, मुकुलन, उत्तल दर्पण। सही। अब रिक्त स्थानों पर पहुंचते हैं हम अपने। चलिए यहाँ पर हम अपने रिक्त स्थानों की तरफ पहुंचते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अधातुएं प्राप्त प्राय क्या होती है? विद्युत की अचालक यानी कुचालक, विद्युत की कुचालक भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है ना। अधातु विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। कौन सी क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है? जी हाँ, अनैच्छिक क्रिया। हाँ जी, आपकी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है वो क्या होती है? आपकी मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तीसरा है आपका शुद्ध जल का विद्युत में क्या होता है? ये शुद्ध जल विद्युत का कुचालक ही होता है। शुद्ध जल भी विद्युत का कुचालक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मनुष्य में जनन कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपका संचरण होता है लक्षणों का वो आपका आनुवांशिकता कहलाता है। सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है और श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विश्लेषण, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर अचालक यानी अधातु आपकी अचालक होती है, अनैच्छिक, अचालक यानी कुचालक, लैंगिक, आनुवांशिकता, अवतल और वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है आपका एक शब्द में अंतर देना है, ठीक है। विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? जी हाँ, उसके अंदर होता है आपका अस्थाई विद्युत चुंबक। अस्थाई विद्युत चुंबक, इसमें क्या यूज होता है आपका? अस्थाई विद्युत चुंबक। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए। क्षण चुंबक, धारावाली चुंबक, ठीक है, धारावती और धर चुंबक, क्षण चुंबक और धारावाही चुंबक। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है? जी बिल्कुल, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। शुक्राणु जनन क्रिया, क्योंकि शुक्राणु में जनन क्रिया कहाँ होती है? आपके वृषण में। और है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र। और बाकी के 22 ऑटोसोम होते हैं और एक जो होता है वो आपका लिंग निर्धारित करने वाला लिंग गुणसूत्र होता है। और लेंस का सूत्र हमें सबको पता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v माइनस 1/u। अपघटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित करते हैं? जो अपघटक होते हैं ना वो मृत जीवों को क्या करते हैं? वो जटिल होते हैं उसको सरल बना देते हैं। तो सरल अकार्बनिक यौगिक में किसमें करते हैं वो? सरल अकार्बनिक यौगिक में। क्या इतना सब क्लियर है? इसके आंसर शीट देख लेंगे आप एक बार। इसकी आंसर शीट देखेंगे हम। ये देखिए, अस्थाई विद्युत चुंबक, क्षण चुंबक, धारावाही चुंबक, पद्माभि, वृषण में, लिंग सूत्र 1/f 1v माइनस 1u, ठीक है, और सरल अकार्बनिक यौगिकों में। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर ओपन करते हैं हम लोग। देखिए 5वां क्वेश्चन आपका ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा अपन। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक क्या होता है? दूसरा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर है, ठीक है। दोनों अथवा में है तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए पहला है आपका लेंस की क्षमता का, है ना, तो इसको पढ़ेंगे हम। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। कि में प्रकाश किरणों का अभिसरण और अपसरण करने वाली की जो मात्रा होती है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। संख्यात्मक रूप से लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाता है। संख्यात्मक रूप में लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का उल्टा, व्युत्क्रम में उल्टा, उस लेंस की क्षमता कहलाता है। मात्रा किसका क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। और अथवा में इसका जो दूसरा क्वेश्चन था उसे हम देखते हैं। जो अथवा में दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था? अगला क्वेश्चन था आपका उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर है। तो देखिए उसका सूत्र अपने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था। P बराबर होता है आपका 1/f और यहाँ पर FCM में है P 1/p इज इक्वल टू 1 माइनस 2, जो कि 2 अपन हमें दे रखा है ना, 2 दे रखा है, जैसे नीचे तो माइनस में चला गया तो -2 होगा। तो ये -50 सेंटीमीटर उत्तर इसका आया है। वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना और उसका अथवा में है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे हम। वक्रता त्रिज्या जो है आपकी जिस गोली दर्पण का, देखिए
जिस गोली दर्पण का, ठीक है, गोली दर्पण जिस गोली कोश का भाग होते हैं, गोली दर्पण जिस गोली कोश का भाग होते हैं, उस गोली कोश की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसका अथवा में था आपका क्वेश्चन, क्या था उसका अथवा में क्वेश्चन आपका, कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना था। तो फोकस दूरी का सूत्र हमारे पास r/2 और वक्रता त्रिज्या का सूत्र हमारे पास r बराबर +-20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने सूत्र में लिख दिया हमने, फोकस दूरी है आपकी F20, यहाँ पर त्रिज्या है, और सॉरी त्रिज्या बोला मैंने आपको, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो इसे 20/2 बराबर क्या हो जाए 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आर बराबर है आपकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, जो कितनी है वक्रता त्रिज्या आपकी ये है, और उसमें /2 से आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपने सेट कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत अच्छे से पिक्चर के द्वारा बताया था, उसे आप उस वीडियो को देख ले जाकर, आपको वो वहां पर एकदम से क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो तर्जनी उंगली क्या इंडिकेट करती है, आपकी मध्यमा क्या इंडिकेट करती है, आपका अंगूठा क्या इंडिकेट करता है, उसका अथवा में है विद्युत फीच क्या है और इसका उपयोग क्या है। जी हाँ, ये पहली बार आया, इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, नहीं तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। यदि बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा एवं अंगूठे को परस्पर लंबवत दिशा में फैलाए, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, अगला है आपका इसका विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत फ्यूज, देखिए विद्युत फ्यूज वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में होकर जाने वाली धारा की अधिकतम सीमा नियंत्रित की जा सकती है। हमने कहा था ना, जैसे आपकी अगर वहां पर विद्युत की धारा तेज आ जाती है तो क्या होता है, वो उसमें ऊष्मा बढ़ जाती है, तार पिघल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है। तो अब यहाँ पर क्या विद्युत फ्यूज पूछा है कि इसकी अधिकतम सीमा को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनोमीटर की परिभाषा बतानी है आपको, और साथ में दिष्ट धारा के 2 स्रोत बताने हैं। ठीक है, परिपथ में धारा के मापन एवं धारा बहने की दिशा को प्रदर्शित करने वाले उपकरण को गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। यदि परिपथ में धारा के मापन और धारा बहने की दिशा बताना कि कहाँ पर है, तो उसे गैल्वेनोमीटर से हम माप सकते हैं। अगला है दिष्ट धारा के स्रोत कौन कौन से, सौर विद्युत, रासायनिक विद्युत और दिष्ट धारा जनित, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न की परिभाषा लिखिए खनिज और अयस्क। इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो से भी जो 20 सेट था उसके अंदर खनिज और अयस्क के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया मैंने, खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। तो एक बार इसको देख लेंगे हम। पृथ्वी से प्राप्त वे पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक उपस्थित होते हैं खनिज कहलाते हैं, और ऐसे खनिज जिसमें जिससे धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है उससे अयस्क कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर जाते हैं हम। इसी के अथवा में दे रखा है आपको, क्या दे रखा है इसके अथवा में, गेंग और सोनोरस बताना है। ठीक है, सोनोरस मैंने आपको पिछली बार बताया था, है ना, जब कोई कठोर धातु से कोई चीज टकराती है तो उसमें आवाज आती है, उसमें सोनोरस कहा जाता है। और गेंग क्या होता है ये देखेंगे आप, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जैसे रेत मिट्टी आदि आपकी गेंग कहलाती है। यानी कि जो अयस्क होते हैं उसके अंदर जो अशुद्धियां उपस्थित होती है उन्हें हम अयस्क गेंग कहते हैं। क्या कहते हैं सब, गेंग। और ध्वनिक या सोनोरस, धातु कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, ऐसी धातु को ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जनन क्यों आवश्यक है, और उसके अथवा में है गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए आप, प्रकृति में जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, अगर जनन नहीं होगा तो प्रकृति अपने आप को कैसे बढ़ाएगी, इसलिए प्रकृति की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है, और जनन का विकास में भी योगदान होता है। उसका गर्भ निरोधक युक्तियां सबको पता है, शुक्रवायु को अवरुद्ध कर देना भी होता है, और एक हार्मोन संतुलित हेतु दवाएं महिलाओं के लिए होती है, उससे भी आप गर्भ निरोधक युक्तियों के रूप में काम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, आनुवांशिकता क्या है और इसके जनक कौन है। उसके अथवा में है द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे आप, आनुवंशिकता, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचारण, ये हमने फिल इन द ब्लैंक में पढ़ा है ना, जीवधारियों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो विभिन्न लक्षणों का संचारण होता है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। दूसरा है द्विसंकर क्रॉस, दो विपरीत लक्षण को लेकर कराए गए संकरण को
द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है, यानी कि दो विपरीत लक्षण वाले व्यक्ति, यानी कि एक ही का नहीं, अलग अलग लक्षण वाले द्विसंकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है देखेंगे आप, परिभाषा देनी है आपको विभवांतर की और प्रतिरोध की। विभवांतर की हम परिभाषा पिछले उसमें पढ़ चुके हैं वीडियो में भी, तो आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। क्या होता है, दोनों बिंदुओं के मध्य यहाँ से यहाँ तक ले जाने के बीच के जो ये का प्रोसेस है, इससे कहा जाएगा विभवांतर। क्या कहा जाता है इसे, विभवांतर। और प्रतिरोध क्या होता है, चालक के द्वारा विद्युत प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को उस चालक का प्रतिरोध कहलाती है, यानी कि चालक के विद्युत प्रवाह में उत्पन्न रुकावट, ठीक है, विद्युत प्रवाह हो रहा है उसके अंदर जो रुकावट आ जाती है आपकी, वो क्या कहलाती है, आपका प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, इसका अथवा में है आपका क्वेश्चन नंबर 12, उसको देखते हैं हम। विद्युत लेपन तथा ओम का नियम। अगला क्या है आपका, विद्युत लेपन तथा ओम का नियम। ठीक है, इसको देख लेते हैं, विद्युत लेपन का मतलब क्या है। उम्मीद है आपको अभी सारे नोट्स समझ में आ रहे होंगे, काफी इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की गई है ना। अगर आपको समझ में आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है तो दोनों ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। तो देखिए, विद्युत लेपन, विद्युत के द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। जैसे पॉलिशिंग कर देना एक तरीके से, है ना। पॉलिशिंग क्या होती है, एक धातु पर दूसरी धातु की पॉलिश कर देना, ठीक है, परत चढ़ा देना। ओम का नियम, यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए, ठीक है, ताप और भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है, यानी कि आपको भौतिक अवस्थाएं बिल्कुल एज इट इज रखनी है, उसको परिवर्तन नहीं करना है। तो प्रतिरोधक के जो सिरे होते हैं उनके बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो धारा का समानुपाती होता है। अगला है आपका ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार हम इसका, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके कारण लिखिए। और खाद्य जाल किसे कहते हैं, खाद्य जाल मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ पहले ही। और ग्लोबल वार्मिंग से आप सभी व्यक्ति भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का आजकल बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया जाता है हर एक जगह पर, इसलिए आप उसको जानते होंगे। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम एक बार देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कारण क्या है इसके, वृक्षों का अति विनाश होना, जीवाश्म ईंधन का दहन होना और एरोसोल का प्रयोग होना, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के महत्वपूर्ण कारक हैं। अथवा खाद्य जल, है ना, खाद्य जाल मैंने आपको पहले बताया था, खाद्य श्रृंखलाओं का जो जाल बन जाता है, अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं का जो अलग अलग जाल बनता है उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा परस्पर मिलकर बनाया गया एक जालनुमा जटिल परिपथ खाद्य जाल कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेद करने के लिए होता है, उसका नाम एवं सूत्र बताइए। ठीक है ना, यानी कि जिसका सफेद, सीधी सी बात है कि वो कौन सा पदार्थ है जो सफेद करने के लिए यूज होता है, उसको आपको बताना है, उसका केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, उसका अथवा है रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, उदाहरण सहित आपको समझानी है। रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित आपको समझानी है। तो देखिए, पदार्थ X का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, और इसका सूत्र क्या होता है, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका क्या होता है, सफेदी करने के काम में आता है। बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि चूना लगा दो, चूना वाला वो होगा, सफेदा करने के लिए कहते हैं, कोई सा भी कलर करने से पहले सफेदा कर दिया जाता है जिससे दूसरा कलर अच्छे से चढ़ जाए उसके ऊपर। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया, चूना अलग है, CaOH2 है। ठीक है ना, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया क्या, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए Fe2O3 और CO, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, फेरस अलग निकल चुका है और CO2 अलग हो चुका है, और ये क्या बना है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है और एक का उपचयन हो रहा है। अपचयन और उपचयन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो इस शब्द में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं उदाहरण सहित समझानी है, और उसका अथवा में है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझा दीजिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो आप देखेंगे इसे।
वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है या ऊष्मा निकलती है, बनती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन का दहन, मीथेन का दहन होता है, क्या बनता है, CO2 और H2O प्लस, साथ में ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और ऊष्मा शोषी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। जो ऊष्मा को शोषित करती है, अवशोषित करती है, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। जिससे बर्फ का जल में बदलना, बर्फ प्लस ऊष्मा और जल में बदल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। यहाँ पर ब्यूटेनॉन, ये हमेशा रिपीट होते हैं, मैंने कहा ना आपको ये पूरे याद होने चाहिए आपको, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनल। क्या है, हेक्सेनल, हेक्सेनल में क्या होता है आपका, हाँ जी, और ब्यूटेनॉन में क्या होता है ये देखिए। ब्यूटेनॉन का मतलब क्या है, सबसे पहले होता है मेथेन, मेथेन फिर एथेन फिर प्रोपेन और फिर ब्यूटेन। चौथे नंबर का कार्बन के कितने समूह है, यहाँ पर 4 कार्बन के समूह है, और उसका फिर ठीक कीटोन समूह से आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, प्रक्रियात्मक समूह यूज किया हमने कीटोन, और यहाँ पर देखो जो बना है उसे कहेंगे हम ब्यूटेनॉन। अगला है हेक्सेनल, हेक्सेनल में देखेंगे हम, यहाँ पर ये देखिए कितने होते हैं हेक्सेनल में, 6 होंगे, ये 6 है, और हमने ये प्रक्रियात्मक समूह यूज कर लिया और ये बन गया हेक्सेनल, ठीक है। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा दिए थे 4-5 प्रक्रियात्मक समूह के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर जाओ, उस पर एक बार ओपन करके देखिए, वहां पर मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझा रखी है, एथेनाइक अम्ल भी और ब्रोमोपेंटेन भी, ठीक है। ये हेलोजन ग्रुप में से होता है ब्रोमोपेंटेन और एथेनाइक ऑयल अम्ल, ठीक है। ये आप एक बार देख लें, नहीं तो मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर रखा है, आप मेरे पिछले वीडियो को जाए जरूर देखें ताकि आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम एक बार पढ़ लेते हैं। निम्न अभिक्रियाओं को, ये क्वेश्चन है हमारा, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। यानी कि आप यहाँ पर देखना है आपको, जो अभिक्रिया है इसको आपको संतुलित करना है। मैग्नीशियम और क्लोराइड है, इसको संतुलित करना है। तो हम इसका आंसर पे पहुंचते हैं। संतुलित करके बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। ये मैग्नीशियम और क्लोराइड को मिलकर MgCl2 बना, और ये संयोजन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग तत्व मिलकर एक एकल यौगिक बना दिया, तो ये संयोजन है। दूसरा है HgO, इसमें Hg अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या है ये, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा का यूज हो, ऊष्मा से वो अपघटित हो गया, टुकड़ों में बढ़ गया, इसलिए ऊष्मीय अपघटन है ये। और यहाँ पर सोडियम और सल्फर दोनों मिलकर पिघला है, और क्या बना, Na2O3 संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि एकल बना है। इसके अथवा में था, सॉरी, एक अथवा में क्या था यहाँ पर, TiCl4 प्लस मैग्नीशियम क्या बनता है, Ti अलग हो जाता है इसके अंदर, और MgCl2 अलग हो जाता है, और ये संयोजन अभिक्रिया होती है। नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी बच्चों, ठीक है। ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, इसको सही कर लेना, ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि एक को हटाकर एक को हटा दिया, उसकी जगह पे दूसरा हो गया ना, इसलिए विस्थापन है, संयोजन नहीं, ठीक है। अगला है आपका CaO और SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों मिलकर बनते हैं आपके। अब ये आपकी संयोजन अभिक्रिया, CaSiO2O3 ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। 2H2O, ठीक है, UV यानी पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में H2O जल और ऑक्सीजन दोनों का बनता है, ये अपघटन क्रिया है। कौन सी, अपघटन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, उसका ऑप्शन में तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया हम देखेंगे, वे अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है, ठीक है। किसी प्रेरणा या उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम जब किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो एकाएक अपना हाथ हटा लेते हैं, है ना, जैसे गर्म किसी को हुआ तो हमें जलता, हम हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार संवेदनाओं को संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है। पेशी प्रेरणा या उद्दीपन को के अनुसार कार्य करती है और हाथ उठ जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। अब इसके अथवा में आपके पास था, ऑप्शन में था आपके पास अथवा में, देखते हैं, तंत्रिका तंत्र का आपको चित्र बनाना है, ठीक है। अच्छे से देख लेंगे आप तंत्रिका तंत्र का चित्र, या तो आप ये लिख लेंगे या फिर इसका चित्र बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दृष्टि दोष, ठीक है। इसका क्वेश्चन दृष्टि दोष क्या है और इनके प्रकार लिखने। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, 3 प्रकार आपको बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, आप एक बार देख ले। दृष्टि दोष क्या होता है, जब कोई व्यक्ति
निकट या दूर की, जब कोई व्यक्ति निकट या दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो ऐसी स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूरदृष्टि का मतलब कि पास की नहीं दिखाई देती है, दोनों को देख लेना, ठीक है। एक जरा दृष्टि दोष भी होता है, जो क्या होता है सुंदर, आपको दोनों भी लेंस एक साथ यूज होते हैं, अपसारी और अभिसारी, यानी कि उत्तल और अवतल, ठीक है। वो जरा दृष्टि दोष होता है जो उम्र के साथ लगता है। इसके अथवा में क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 19 के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना था। क्या बनाना था? प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र, ठीक है। प्रिज्म आप सभी ने देखे हैं, प्रिज्म आप सभी ने देखे हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको प्रिज्म को थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हुए, क्रिस्टल का होता है ये बना हुआ, क्रिस्टल का इस टाइप से बना हुआ होता है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था ये आपको, ठीक है। ये इस टाइप से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब प्रकाश का आपको यहाँ पर बताना है प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो ये देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, निर्गत किरण, प्रिज्म कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण और विचलन कोण, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म का चित्र है, इसे आप देख लेंगे। इससे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कैसे हो रहा है प्रिज्म के अंदर, ठीक है। अब आप देखेंगे ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखने हैं। उसके अथवा में आपका धमनी और शिरा में 4 अंतर लिखने, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों देखते हैं। देखिए ऑक्सी श्वसन क्या होता है? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनाक्सी क्या होता है? उसकी अनुपस्थिति में होता है। दूसरा क्या है? यह क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, यानी कि ऑक्सी श्वसन आपकी कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होती है, जबकि ये कोशिका द्रव्य में ही पूरी होती है अनाक्सी श्वसन। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न होते हैं, जबकि इस क्रिया में CO2 और अल्कोहल उत्पन्न होता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, जबकि आपकी अनाक्सी के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है। तो देख लेंगे आप, ये ऑक्सीजन की आपकी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सी में और अनुपस्थिति अनॉक्सी में है। ये कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि ये सिर्फ कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। यहाँ पर CO2 और H2 निकलता है, जबकि यहाँ पर CO2 और अल्कोहल होता है। और इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, इसमें उसका अपूर्ण अपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका आंसर देख लेंगे आप। इसका अभी तो इसका 20 का ही अथवा में है, धमनी और शिरा में बताना है आपको अंतर। तो धमनी की जो दीवारें होती है मोटी, मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, मोटी होती है, मांसल होती है, लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवारें पतली होती है और बिना लचक वाली होती है, ठीक है। बिना लिखा हुआ है, गिना नहीं बिना, ठीक है, बिना लचक वाली होती है। यह द्रव्य से रक्त का संवहन संपूर्ण शरीर को करती है। धमनी संपूर्ण शरीर को करती है, जबकि संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक देती है। शिरा क्या करती है? हृदय तक पहुंचाती है, जबकि पूरे शरीर तक पहुंचाती है। इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है, जबकि इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। संकीर्ण का मतलब नैरो, ठीक है, नैरो होता है, जबकि उसमें ब्रॉड होता है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते, जबकि इसमें कपाट पाए जाते हैं। शिरा के अंदर कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। इसके क्वेश्चन नंबर आपका चलता है 21। साबुन और अपमार्जक। देखिए हमने चारों सेट में देखा है साबुन और अपमार्जक एकदम कॉमन क्वेश्चन है, जो कि बार बार आता है। मैंने पहले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसके अंदर एल्किन, एल्काइन और एल्कलीन तीनों से आपके अभिप्राय में मैंने बताई थी। तो देखो साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है? अपमार्जक वही डिटर्जेंट होता है, लास्ट वीडियो में बताया था आपको। साबुन वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण के साथ क्रिया करता है, जबकि अपमार्जक किसके साथ करता है? सोडियम लवण के साथ में करता है, ठीक है। और यह कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देते, जबकि ये अच्छा झाग देते हैं। कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, जबकि ये कपड़े धोने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं और कपड़े धोने के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। यह जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के साथ अविलेय पदार्थ बनाते हैं, जबकि यह जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। ये बनाते हैं, जबकि ये नहीं बनाते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, और नहीं समझ में आता तो मेरा पहला वाला वीडियो, सबसे पहला वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, आप उसको देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से ये, ठीक है। अगला इसका है आपके पास प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम एवं सूत्र, आपको संरचना सूत्र लिखने हैं। देखिए मेथेन, एथेन, एथीन और एथाइन, ठीक है। एथेन में 2 बॉन्ड होते हैं, जबकि एथाइन में 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये आप देख लेंगे। अगले पर पूछते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 22। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, विरंजक चूर्ण बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और इसके साथ है धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दोनों के सूत्र। ये क्वेश्चन पूरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो देखिए आप, विरंजक चूर्ण क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका विरंजक चूर्ण है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अगला है, इसका उपयोग क्या होता है? कागज एवं कपड़ों का रंग हटाने के लिए,
ठीक है। विरंजन का यूज कहाँ होता है? कागज एवं कपड़ों का रंग हटाने के विरंजन का यूज करते हैं। पंसारी की दुकान में मिलता भी है ये। कीटनाशक के रूप में भी। ठीक है। धावन सोडा और बेकिंग सोडा। तो धावन सोडा, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, और इसका उपयोग किया था कांच, साबुन, कागज उद्योगों में आपको सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, और घरों की साफ सफाई के लिए भी आप धावन सोडा का यूज करते हैं। ठीक है। अगला है इसमें आपका, इसका है बेकिंग सोडा। ये था धावन सोडा, अब है बेकिंग सोडा। आपने देखा हो ना बेकिंग सोडा। ठीक है। इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, सूत्र है NaHCO3, और क्या काम आता है? बेकरी उद्योग में बेकिंग पाउडर के रूप में काम आता है, और सोडा अम्ल अग्निशमन के रूप में काम होता है। देखिए, ये घर की सफाई तथा कलर उड़ाने का काम करता है, जबकि ये क्या काम करता है आपका? बेकरी के उपयोग में तथा सोडा अम्ल अग्निशमन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जी। तो उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे, क्योंकि पढ़ा आपको हर एक चीज समझाई गई है। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। आपका बी सेक्शन भी पूरा होता है, और मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, मैं अब अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जब तक मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयरिंग से आपकी फिंगर जैसे एक दबेगी, किसी का भला हो जाएगा। तो लोगों का भला करते हुए चलना है, इसी अच्छी सोच के साथ हम हमारे वीडियो को विराम देते हैं। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।